आ रही है? वापस से एक बार हल्का सा मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ और उसके बाद अकॉर्डिंगली इसको अपन लिख लेंगे। देखो जब हम, मैंने ये तो लिखवा दिया ना आप लोगों को कि जो प्रायद्वीपीय पठार, सॉरी, उत्तर का विशाल मैदान है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इस पे बहने वाली नदी कौन सी, ये सारा कुछ समझो। हम बात कर रहे हैं उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण। समझते चलना है इसको भाई, क्योंकि इसी को बनाना है बाद में। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कौन सा, भाभर प्रदेश है क्या। दो तरह से समझाया था मैंने। एक तो यहाँ हम इसको पूरा उत्तर का विशाल मैदान मान लेते हैं, और यहाँ पर अगर इसको हल्का फुल्का सा भारत के नक्शे में हम समझने का प्रयास करें तो ये यहाँ तो हो जाएगा कौन सा, हिमालय। और हिमालय के दक्षिण में ये पूरा का पूरा एरिया, काइंड ऑफ ये एरिया, ये हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान। अब उत्तर के विशाल मैदान पर सबसे ऊपरी या सबसे उत्तरी भाग, उत्तर के विशाल मैदान का सबसे उत्तरी भाग क्या है, भाबर है। क्षेत्र कैसा है, अनुपजाऊ है। यहाँ पर बात करेंगे तो ये है भाबर। वापस समझो, भाबर प्रदेश क्या है, उत्तर के विशाल मैदान का सबसे उत्तरवर्ती भाग जो हिमालय के पाद प्रदेश में स्थित है, हिमालय के बिल्कुल जस्ट दक्षिण में स्थित है, इसे ही क्या कहा जाता है, भाबर प्रदेश। अनुपजाऊ है, नदियों का पानी धरातल पर बहता नहीं है, बड़े बड़े चट्टानों, पहाड़ों, पत्थरों, शिलाखंडों के नीचे होकर बहता है, और इसीलिए यहाँ पर कंकर पत्थर ज़्यादा पाए जाने के कारण यहाँ की ज़मीन कैसी है, अनुपजाऊ है। ठीक। दूसरा, इसके बाद में हमने बात की थी किसके बारे में, तराई प्रदेश के बारे में। तराई प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर है, ये भाबर के दक्षिण में तराई प्रदेश बना तो लिया ही था आप लोगों ने, ये है ना। तो ये है तराई प्रदेश। भाबर प्रदेश के दक्षिण में स्थित वह कम उपजाऊ भूभाग जहाँ नदियों का पानी पहली बार छोटी धाराओं, शाखाओं के रूप में, वहनियों के रूप में लिखा हुआ है, तो वो वहनियों को हटा दिया मैंने, शब्द को पहचान नहीं पाता स्टूडेंट। ये वहनियों का मतलब छोटी छोटी ब्रांच, छोटी छोटी धाराओं के रूप में धरातल पर बहता हुआ जहाँ पर दिखाई देता है, कहलाता है तराई प्रदेश। तराई प्रदेश के मामले में मैंने एक बात बताई क्या, कि भाई ये कोई एक नदी है, ये दूसरी, ये इसमें मिली, तीसरी यहाँ पर, ऐसे इस प्रकार। तो इनके बीच का क्षेत्र कैसा हो जाएगा, एक तो दलदली हो जाएगा। दलदली हो जाएगा, मिट्टी की विशेषता बता दी कि भाई ज़्यादा देर तक पानी में रहेगी तो अनुपजाऊ, और ज़्यादा देर तक पानी से दूर रहेगी तो भी अनुपजाऊ हो जाएगी। अब इसी वजह से ये क्षेत्र एक तो अनुपजाऊ हो जाता है या कम उपजाऊ हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर आर्द्रता या नमी की अधिकता के चलते यहाँ पर क्या ज़्यादा पाए जाते हैं, मच्छर, और मच्छर ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसको मॉस्किटो बेल्ट या मच्छर पेटी के नाम से भी जाना जाता है। किसको, तराई प्रदेश को। तराई प्रदेश से आगे चलें तो निकल कर आता है तीसरा प्रदेश, नाम है इसका बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश के बारे में मैंने एक बेसिक क्वेश्चन जो सैकड़ों बार पूछा जा चुका है स्टेट लेवल की, सेंट्रल लेवल की सभी परीक्षाओं में, बांगर का मतलब होता है पुरानी जलोढ़ मृदा, और खादर का मतलब होता है नवीन जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा जो होती है वो कम उपजाऊ या अनुपजाऊ होती है, नवीन जलोढ़ मृदा मतलब खादर वो उपजाऊ होती है। तो बांगर प्रदेश कहाँ पर है, बांगर प्रदेश है तराई प्रदेश के दक्षिण में, ये हो जाता है बांगर। लेकिन है क्या, जब हम बांगर के बारे में बात करते हैं तो तराई प्रदेश के दक्षिण में स्थित वह कम उपजाऊ भूभाग
जहां प्रतिवर्ष नदियों का पानी या नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, और नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंचेगा तो रे, भूड, कलर इस प्रकार की अनउपजाऊ मिट्टियों का निर्माण होगा, और इस प्रकार की मिट्टियों का निर्माण होगा तो इस क्षेत्र भी कैसा हो जाएगा, कम उपजाऊ हो जाएगा। और सबसे अंत में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा आ जाता है यहाँ पर आ जाता है खादर प्रदेश। खादर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो खादर प्रदेश है बांगर प्रदेश के दक्षिण में स्थित एक तो, और दूसरा बांगर प्रदेश के दक्षिण में स्थित, लोकेशन समझना इसकी, बांगर प्रदेश के दक्षिण में स्थित उत्तर के विशाल मैदान का सबसे दक्षिणवर्ती भाग, एक बात। दूसरा, सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूभाग, दूसरी, और सबसे क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा भूभाग भी कौन सा है, खादर प्रदेश। अब क्योंकि यहाँ पर कौन सी नई जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए क्षेत्र कैसा हो जाता है, अत्यंत उपजाऊ हो जाता है। तो ये क्षेत्र हो जाएगा अत्यंत उपजाऊ। ये वाला पूरा मामला था, ये और ये आप लोगों ने बना लिया था। अब यहाँ पर लिखना है, सबसे पहले नंबर का हेडिंग डालोगे भाबर प्रदेश, लिखो भाबर प्रदेश। कल भी समझ लिया, आज भी समझ लिया, रिवीजन भी कर लिया, और अब लिख करके इसको और रिवाइज कर रहे हैं ताकि अच्छी तरह याद हो जाए। भाबर प्रदेश में लिखोगे उत्तर के विशाल मैदान का, उत्तर के विशाल मैदान का, उत्तर के विशाल मैदान का सबसे उत्तरवर्ती भाग, उत्तर के विशाल मैदान का सबसे उत्तरवर्ती भाग, जो उत्तर के विशाल मैदान का सबसे उत्तरवर्ती भाग जो हिमालय, जो हिमालय के दक्षिण ऑब्लिक पाद प्रदेश में स्थित है, पाद मतलब पैरों में, जो हिमालय के दक्षिण ऑब्लिक पाद प्रदेश में स्थित है, जो हिमालय के दक्षिण ऑब्लिक पाद प्रदेश में स्थित है, जो हिमालय के दक्षिण ऑब्लिक पाद प्रदेश में स्थित है। इसी में अगला पॉइंट लिखोगे, इस क्षेत्र में नदियों का पानी, इस क्षेत्र में नदियों का पानी, इस क्षेत्र में नदियों का पानी बड़े शिलाखंडों, क्षेत्र में नदियों का पानी बड़े शिलाखंडों, ऑब्लिक चट्टानों, बड़े शिलाखंडों चट्टानों के नीचे होकर प्रवाहित होता है, बड़े शिलाखंडों चट्टानों के नीचे होकर प्रवाहित होता है, अर्थात मुख्य रूप से धरातल पर बहता हुआ नहीं दिखाई देता, अर्थात मुख्य रूप से धरातल पर बहता हुआ नहीं दिखाई देता, मुख्य रूप से धरातल पर बहता हुआ नहीं दिखाई देता। ठीक है, अब दूसरे नंबर वाला लिखोगे तराई प्रदेश, तराई प्रदेश, तराई प्रदेश में लिखोगे भाबर प्रदेश के दक्षिण में स्थित, जो लिख रहे हो उस पर अटेंटिव रहना, एग्जैक्टली पता होना चाहिए लिख क्या रहे हो, सिर्फ लिखना उद्देश्य नहीं, अपना समझ के लिखना उद्देश्य है। भाबर प्रदेश के दक्षिण में स्थित वह कम उपजाऊ भूभाग, भाबर प्रदेश के दक्षिण में स्थित वह कम उपजाऊ भूभाग जहां नदियों का पानी पहली बार, जहां नदियों का पानी पहली बार छोटी धाराओं ऑब्लिक शाखाओं, जहां नदियों का पानी पहली बार छोटी धाराओं ऑब्लिक शाखाओं के रूप में, छोटी धाराओं ऑब्लिक शाखाओं के रूप में
धरातल पर बहता हुआ दिखाई देता है। छोटी धाराओं ऑब्लिक शाखाओं के रूप में धरातल पर बहता हुआ दिखाई देता है। नोट डालोगे एक और लिखोगे। इस क्षेत्र में आर्द्रता की अधिकता के कारण, आर्द्रता मतलब मॉइस्चर, नमी, नमी लिख सकते हो। इस क्षेत्र में आर्द्रता की अधिकता के कारण, क्षेत्र में आर्द्रता की अधिकता के कारण मच्छर अधिक पाए जाते हैं। क्षेत्र में आर्द्रता की अधिकता के कारण मच्छर अधिक पाए जाते हैं। इसीलिए इसे मच्छर पेटी, इसलिए इसे मच्छर पेटी कहा जाता है। थर्ड वन इज बांगर प्रदेश, तीसरा वाला बांगर प्रदेश। ठीक है, लिखो बांगर प्रदेश में। तराई प्रदेश के दक्षिण में स्थित, ये बार बार बोल रहा हूं के दक्षिण में, के दक्षिण में मतलब समझ रहे हो ना, हम सीक्वेंस में चल रहे हैं नीचे। तराई प्रदेश के दक्षिण में स्थित वह कम उपजाऊ भूभाग, तराई प्रदेश के दक्षिण में स्थित वह कम उपजाऊ भूभाग तराई प्रदेश के दक्षिण में स्थित वह कम उपजाऊ भूभाग जहां प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। तराई प्रदेश के दक्षिण में स्थित वह कम उपजाऊ भूभाग जहां प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, फलस्वरूप नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, फलस्वरूप रेह, भूड, कल्लर, रेह, भूड, कल्लर इत्यादि प्रकार की अनुपजाऊ मृदाओं का निर्माण होता है। इत्यादि प्रकार की अनुपजाऊ मृदाओं का निर्माण होता है। अब एक बात और बताई थी मैंने, उसको यहाँ पर ऐड ऑन कर लो नोट डाल के। बांगर का मतलब क्या बोला था, एज इट इज लिख लो। बांगर का मतलब बोला था मैंने पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो पुरानी जलोढ़ मृदा। और पुरानी जलोढ़ मृदा होती कैसी है भाई साहब, या तो होती है कम उपजाऊ और या होती है अनुपजाऊ, ये लिख लेना। ठीक, बांगर प्रदेश के बाद चौथे नंबर वाला लिखोगे खादर प्रदेश। और खादर प्रदेश में लिखोगे, इसकी लोकेशन है 3, एक नहीं, मतलब क्वेश्चन 3 तरह से पूछ सकता है। लिखोगे बांगर प्रदेश के दक्षिण में स्थित, बांगर प्रदेश के दक्षिण में स्थित
उत्तर के विशाल मैदान का बांगर प्रदेश के दक्षिण में स्थित उत्तर के विशाल मैदान का सबसे दक्षिणवर्ती मतलब सदर्न मोस्ट, सबसे दक्षिणवर्ती सबसे उपजाऊ या सर्वाधिक उपजाऊ, सबसे उपजाऊ एवं क्षेत्रफल के आधार पर, सर्वाधिक उपजाऊ एवं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा भूभाग, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा भूभाग जहां नदियों द्वारा निर्मित नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है, जहां नदियों द्वारा निर्मित नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो हमने 2-3 बातें बोल दी। पूरे उत्तर के विशाल मैदान का सबसे उपजाऊ भूभाग भी यही है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भूभाग भी यही है और सबसे दक्षिणवर्ती भाग भी यही है। ठीक है। और क्यों है सर्वाधिक उपजाऊ? क्योंकि यहाँ पर कौन सी मिट्टी मिलती है, मैंने बताया नवीन जलोढ़। तो यहाँ पर भी नोट डालकर लिख लो खादर। खादर को क्या कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मृदा। और नवीन जलोढ़ मृदा कैसी होती है? अत्यंत उपजाऊ। अच्छा, एक बात और मैंने बताई कि भाई खादर प्रदेश पे बहने वाली सबसे मुख्य नदी कौन सी है भारत के परिप्रेक्ष्य में? अगेन गंगा। उत्तर के विशाल मैदान का आंसर भी यही होगा अगर आपसे पूछ ले खादर प्रदेश, क्योंकि यहाँ तक आते आते ही तो गंगा ने मैदानी क्षेत्रों को मैदानी बनाया है। इससे पहले तो तुलनात्मक दृष्टि से कंकड़ थे, पत्थर थे, पहाड़ है। यहाँ पर क्या है, ये प्रॉपर मृदा है, तो ये वाला मामला है। तो नोट डाल के ये भी लिख लो, खादर प्रदेश पर प्रवाहित होने वाली, खादर प्रदेश पर प्रवाहित होने वाली, खादर प्रदेश पर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी बड़ी एवं प्रमुख नदी, डैश करके लिखोगे गंगा। और इसके बाद अब बात करेंगे तीसरे भौगोलिक प्रदेश की। बस हेडिंग डाल लो और समझना शुरू करो। तीसरा भौगोलिक प्रदेश कौन सा लिखा था अपन ने? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो पेनिनसुलर प्लेटों की अगर बात करते हैं तो मामला कैसा है, क्या है, ये समझो। पहले एक बार वापस चले जाते हैं मैप पे। मैप के माध्यम से 2-3 शब्द समझते हैं। इस एरिया को पहले तो इस लाइन या इस सेंटेंस को छोटे से वो जस्टिफाई करते हैं। मामला क्या है भाई? दक्षिण क्या है ये तो समझ में आ रहा, दिशा है। अब प्रायद्वीप क्या है, पठार क्या है, ये समझ लेते हैं ताकि ये टेरेन समझ में आ जाए कि ये हिस्सा है कैसा इंडिया का। सबसे पहले हमने बात की कि ये कर्क रेखा है और कर्क रेखा के नीचे वाला भारत काइंड ऑफ हम कह सकते हैं दक्षिण भारत। ठीक है। दक्षिण भारत में यहाँ पर आप अगर देखें दक्षिण का प्रायद्वीपीय। अब प्रायद्वीपीय का मतलब होता है ऐसा स्थलीय क्षेत्र जो किससे घिरा हो? 3 ओर से जल से घिरा हो, वो कहलाता है प्रायद्वीप। तो भारत का ये हिस्सा कैसा है? प्रायद्वीपीय। एक साइड किससे घिरा हुआ है? ये अरब सागर से। एक तरफ किससे घिरा हुआ है? ये बंगाल की खाड़ी से। नीचे किससे घिरा हुआ है? ये पाक जल संधि से। तीनों ही किसका भाग है? इंडियन ओशन का। पर घिरा हुआ तो है भारत 3 ओर से पानी से। और ऐसा स्थलखंड, ऐसा जमीन का टुकड़ा
जो तीन ओर से पानी से जल से आवृत हो, घिरा हो, क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। एक बात। दूसरा, प्रायद्वीप के बाद में, प्रायद्वीप बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया और वापस बता देता हूँ, प्रायद्वीप ही के साथ में समझ लेते हैं हम क्या? खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। इसे बंगाल की खाड़ी को खाड़ी क्यों कहा जाता है? बे। अंग्रेजी में थोड़ा सा दिक्कत है, दिक्कत तो क्या ही है, मतलब दो याद रखने पड़ेंगे। ये है गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात और बे ऑफ बंगाल। छोटा खाड़ी क्षेत्र गल्फ कहलाता है, बड़ा खाड़ी क्षेत्र बे कहलाता है। हिंदी में खाड़ी कहलाता है, बे हो, गल्फ हो, जो हो, ये। अब ऐसा जलीय क्षेत्र, ये पूरा जलीय क्षेत्र है जो तीन ओर से किससे घिरा हो? स्थल से घिरा हो। जलीय क्षेत्र तो खुद ही है, तो तीन ओर से स्थल से। इधर तो किससे घिरा हुआ है? ये भारत से। इधर किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। इधर किससे घिरा हुआ है? म्यांमार से। और नीचे जाओगे तो यहाँ पर किससे घिरा हुआ है? ये थाईलैंड से। तीनों ही ओर से घिरा हुआ है, किससे? जमीन से। तो ऐसा जलीय क्षेत्र जो तीन ओर से स्थल से जमीन से घिरा हो, वो तो कहलाता है खाड़ी। और इसी के बगल में उदाहरण कौन सा है? इसके बगल में दूसरी परिभाषा है, ऐसा स्थलीय क्षेत्र जो तीन ओर से किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो, जल से आवृत हो, वो कहलाता है प्रायद्वीप। बात करें विश्व का सबसे लंबा प्रायद्वीप, याद रखना मैं लंबा प्रायद्वीप बोल रहा हूँ। विश्व का सबसे लंबा प्रायद्वीप है भारतीय प्रायद्वीप या भारत का प्रायद्वीप। अब अगर भारतीय प्रायद्वीप विश्व का सबसे लंबा प्रायद्वीप है तो इसकी लंबाई कहाँ से शुरू होगी? यहाँ से, और चली जाएगी कहाँ तक? यहाँ तक। भाई भारत की तटरेखा की कुल लंबाई तो मैंने 7516 ये बताई थी, लेकिन अब ये और ये तो इसमें प्रायद्वीपीय क्षेत्र में नहीं आएंगे ना। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आएगा केवल इतना। तो विश्व का सबसे लंबा प्रायद्वीप भारतीय प्रायद्वीप है। इसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई। लेकिन हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो जब बड़े प्रायद्वीप की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है अरब का प्रायद्वीप। कैसे? अरब के प्रायद्वीप को अगर हम देखें, इधर की ओर घिरा हुआ है किससे? लाल सागर से। यहाँ पर है ये अरब सागर से। और यहाँ पर आप देखोगे तो मतलब घिरा हुआ तो है तीनों ओर से, और तीनों ओर से किससे घिरा हुआ? जल से घिरा हुआ स्थलीय क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। तो यह है अरब प्रायद्वीप या अरब का प्रायद्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है और विश्व का सबसे लंबा प्रायद्वीप भारतीय प्रायद्वीप। अब ये समझ लिया तो एक डेफिनेशन और समझ लो, एग्जाम्पल को यहाँ पर क्लियर कर दूंगा मैं। बता चुका हूँ हालांकि ये मैं पहले। खाड़ी क्या होती है? खाड़ी समझो भाई। खाड़ी क्या, सॉरी, जल संधि। अब जल संधि को क्या बोलते हैं हम? जलडमरू मध्य भी बोल देते हैं। जैसे ये डमरू की आकृति में प्रवाहित होता है एक प्रकार से जल, यहाँ पर जल, यहाँ पर भी जल है और यहाँ पर भी जल ही है। और ये जलीय क्षेत्र दोनों ओर से किससे घिरा है? थल से घिरा हुआ है। इसका एग्जाम्पल हालांकि मैप पर है, पर यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। पहले इसकी डेफिनेशन यहाँ से बोलेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे मैप पे। कम चौड़ा एवं कम गहरा जलीय क्षेत्र। इस जलीय क्षेत्र की गहराई और चौड़ाई दोनों ज़्यादा, इसकी भी गहराई और चौड़ाई दोनों ज़्यादा, इसकी गहराई भी कम और चौड़ाई भी कम। तो कम चौड़ा एवं कम गहरा जलीय क्षेत्र जो दोनों ओर से दो बड़े किससे घिरा हो? स्थल खंडों से घिरा हो। और दो बड़े किसको जोड़ता हो? जलीय क्षेत्रों को जोड़ता हो। तो जोड़ रहा है किसको? जल को, इसलिए नाम क्या है? जल संधि। पानी को जोड़ रहा है, तो ये मामला हो जाता है यहाँ पर जल संधि। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो यहाँ पर दिखाई देता है भारत, यहाँ पर है श्रीलंका, यहाँ भारत, ठीक है। इधर की ओर कौन सा जलीय क्षेत्र हो जाएगा? ये अरब सागर। यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी। और
बात करें यहाँ, डमरू की आकृति में जल प्रवाहित होता है, यहाँ पर है पाक जल संधि। वापस इस बात को दोहरा दूं कि पाक जल संधि का पाकिस्तान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो पाक है PAK और ये PAL है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी हो जाती है, तो जल संधि की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर करते हैं डेफिनेशन की। गहराई ज़्यादा, चौड़ाई ज़्यादा, गहराई ज़्यादा, चौड़ाई ज़्यादा, गहराई भी कम और चौड़ाई भी कम। कम गहरा कम चौड़ा जलीय क्षेत्र जो दो बड़े स्थलीय खंडों से घिरा हो और दो बड़े जलीय क्षेत्रों को आपस में जोड़ता हो, क्या कहलाता है? जल संधि कहलाता है। जैसे कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। दुनिया की कोई सी भी जल संधि उठा के देख लो, वो तो परिभाषा तो यही बनेगी और एक्सप्लेनेशन भी यही आएगी। अब वापस पीछे जाते हैं और समझते हैं एक और शब्द। भाई ये शब्द रह जाता है पठार, होता क्या है ये समझो, ताकि हमको एक टेरेन समझ में आ जाए पूरा। पठार का मतलब होता है दोस्तों पर्वतों के ऊपर स्थित अपेक्षाकृत समतल सपाट या टेबल नुमा भूभाग, ये क्या कहलाता है? पठार। प्रॉपर फ्लैट नहीं होते पर फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से फ्लैट है तो पठार कहलाता है। अब पठार की बात करेंगे तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा निकल कर आ जाता है यहाँ पर? विश्व का सबसे ऊंचा पठार, नाम है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो सारे सारे इसे, पामीर का पठार। लेकिन क्या हो अगर आपको पामीर का पठार ऑप्शन में ना मिले, तो फिर इसे हम करेंगे, ऐसा होगा और ऐसा हो चुका है कई बार, तो तिब्बत का पठार। क्योंकि पामीर का पठार जो है ना वो इसी के पठार का भाग है, तिब्बत पठार का ही हिस्सा है, तिब्बतन प्लेटू का ही। और यहाँ पामीर के पठार सबसे ऊंचा पठार है, तो इसकी औसत ऊंचाई वही है जो हिमालय की। कितनी है लिख दी, अब तो क्या है, अब तो बता ही दोगे, वो तो 5 नहीं लिखा होता तभी। सोचो ये पठार है उसके बावजूद भी इतना ऊंचा है, इसका मतलब दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। और सबसे ऊंचा पठार है तो इसको एक टाइटल, एक नाम भी दे दिया गया दोस्तों। नाम क्या दिया गया है? पामीर के पठार का उपनाम है। क्या उपनाम है? विश्व की छत कहा जाता है इसे। छत क्यों कहते हैं? आप ऐसा करके सीढ़ियाँ चढ़ोगे और ऊपर जाकर छत कैसे होती है? समतल होती है, सपाट होती है। इसीलिए पामीर के पठार को क्या कहा जाता है? विश्व की छत कहा जाता है। ये वाला मामला है यहाँ पर पठारी क्षेत्र का। तो अब ये समझ में आ गया कि दक्षिण भारत का ये टेरेन है कैसा। ये टेरेन कुछ ऐसा है, अगर आप समझो तो, कि प्रायद्वीपीय है और ऊपर जाकर फ्लैट है और फिर ढाल है इस पर। ये वाला पूरा हिस्सा भारत का ऐसा है। बात समझ में आई होगी। तो अभी तो हमने केवल ये चीज़ देखी है कि दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है वो दिखाई कैसा देता होगा। ये ऐसा एक इमेजिनेशन बनाने का प्रयास किया मैंने। तो सबसे पहले कुछ एक यहाँ पर परिभाषाएं लिखेंगे। हेडिंग आपने डाल लिया दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, तो इसके बाद में लिखोगे यहाँ पर, पहले ये लिखो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, और इसमें 3-4 परिभाषाएं लिखवा रहा हूँ, पहले वो लिखो। सबसे पहले लिखो प्रायद्वीप। एक सेकंड। अब बोलो क्या चलाना है? ये भाई हाथ पैर तो नहीं टूट जाएंगे? क्या तमाश कर रहे हो? हाँ हुआ है चालू। वाह भाई गोदड़ी के लाल हो, इसी में पैदा हुए थे तुम सारे। सबसे पहले लिखो प्रायद्वीप, और प्रायद्वीप में लिखो ऐसा स्थलीय भाग
ऐसा स्थलीय भाग जो तीन ओर से, ऐसा स्थलीय भाग जो तीन ओर से, ऐसा स्थलीय भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो। ऐसा स्थलीय भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो। अपने लिए तो इतनी काफ़ी डेफिनेशन, तुम लोगों की इच्छा है तो लिख लो। प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। ठीक, अब अगला पॉइंट लिखोगे इसी में, विश्व का सबसे लंबा प्रायद्वीप। विश्व का सबसे लंबा प्रायद्वीप, और विश्व का सबसे लंबा प्रायद्वीप कौन सा होगा, डैश करके लिखो, भारतीय प्रायद्वीप या भारत का प्रायद्वीप, कुछ भी लिख लो। विश्व का सबसे लंबा प्रायद्वीप भारतीय प्रायद्वीप। नोट डालो, देखो, हिंद महासागर में स्थित देशों में, हिंद महासागर में स्थित देशों में हिंद महासागर में स्थित देशों में सबसे लंबी तट रेखा वाला देश, हिंद महासागर में स्थित देशों में सबसे लंबी तट रेखा वाला देश, क्या हो जाएगा इसका आंसर। हिंद महासागर में जितने भी देश है उसमें सबसे लंबी कोस्टल लाइन कौन से देश की है, भारत। डैश करके लिख लो, भारत। हिंद महासागर में स्थित देशों में सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है भारत। अगला पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, वहां पर मैंने लंबा लिखा है, यहां पर बड़ा लिखा रहा हूं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, डैश करके लिखो, अरब का प्रायद्वीप। और वो डायग्राम चाहो तो बना लो उसको, अरब का प्रायद्वीप, और उसके बाद वो डायग्राम बना लो उधर वाला। और अरब का प्रायद्वीप एक तरफ लाल सागर से, एक तरफ अरब सागर से, और एक तरफ फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है, तीनों ओर से घिरा हुआ है। हाँ भाई, डन। इसके बाद अगले डेफिनेशन पे आते हैं, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। लिखोगे खाड़ी, खाड़ी में लिखो, ऐसा जलीय क्षेत्र, ऐसा जलीय क्षेत्र जो तीन ओर से, ऐसा जलीय क्षेत्र जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो, स्थल से घिरा हो। ऐसा जलीय क्षेत्र जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो। बस काफी है इतना। अगला लिखोगे जल संधि, और जल संधि की पहले डेफिनेशन लिखोगे, वह कम चौड़ा एवं कम गहरा जलीय क्षेत्र, वह कम चौड़ा एवं कम गहरा जलीय क्षेत्र जो जो दो बड़े
जो दो बड़े स्थलीय क्षेत्रों से घिरा हो, जो दो बड़े स्थलीय क्षेत्रों से घिरा हो एवं दो बड़े स्थलीय क्षेत्रों से घिरा हो एवं दो बड़े जलीय क्षेत्रों को जोड़ता हो, एवं दो बड़े जलीय क्षेत्रों को जोड़ता हो। एवं दो बड़े जलीय क्षेत्रों को जोड़ता हो। तो उसके बाद ये तामझाम उतार लो पूरा। और ऐसे छापने की जगह कोशिश करो, दिमाग में जो थोड़ा भी समझा था उसको याद करते हुए इसे उतारो। तो बोर्ड पे इतना देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ भाई, डन। फिर लिखो कठार।
पठार लिखो, लिखोगे पठार। ये सब तुम लोगों को जगाने के लिए था, पता नहीं कितने जगह, भगवान ही जाने। पठारों पे लिखोगे पर्वतों के ऊपर स्थित, पर्वतों के ऊपर स्थित अपेक्षाकृत, पर्वतों के ऊपर स्थित अपेक्षाकृत, तीनों शब्द लिख लो ये, समतल, सपाट, टेबल नुमा। पर्वतों के ऊपर स्थित, ऑब्लिक करके लिखना, समतल, सपाट, टेबल नुमा। भूभाग, समतल, सपाट, टेबल नुमा भूभाग। इतना काफी, बाकी आगे चाहो तो लिख लो। अब ये